अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट लेक्चर था इम्प्लांटेशन, जहाँ से हमने खत्म किया था, अब वहां से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ से आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। एक पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि इम्प्लांटेशन, फिर से एक बात बता रहा हूँ, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल तभी होगा, गर्भ स्थापन ત્યારે જ શક્ય છે जब जोना पेलुसिडा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कि जोना पेलुसिडा कंप्लीटली डीजनरेट होगा। ओके, तो ये चीज याद रखनी है कि यहाँ डी जनरेट होना जरूरी है, जोना पेलुसिडा का विघटन। तो ब्लास्टोसिस्ट बनते तक जोना पेलुसिडा कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगा। इफ मान लेते हैं कि जोना पेलुसिडा कंप्लीटली डीजनरेट नहीं हो रहा है और जोना पेलुसिडा है, तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्रीशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर सिक्रीशन होगा नहीं एंजाइम्स का। और जोना पेलुसिडा प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को, ब्लास्टोसिस। और उसकी साइट जो होती है जहां से इम्प्लांट होना होता है, साइट का मतलब होता है गुजराती मीडियम स्तर, જે જગ્યા એને ગોઠવવાનું છે ત્યાં એને ગોઠવવામાં મદદ કરતું નથી। तो जोना पेलुसिडा प्रिवेंट करेगा, रोकेगा इम्प्लांटेशन को। ये चीज आपको याद रखनी है। इफ इम्प्लांटेशन होगा तो मान लेना है कि जोना पेलुसिडा वहां पे फॉर्म मतलब डी जनरेट मतलब कि विघटन हो चुका है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे। अब आगे जो पॉइंट हमको कवर करना है, वो जो नया टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, अब गैस्ट्रुलेशन क्या है, अब इसको भी समझना है। इससे पहले हम ये समझेंगे, बेटा गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं गुजराती में बोलूंगा, लेकिन मेरा जो एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज होगी वो हिंदी रहेगी। तो आई होप कि आपको हिंदी समझ में आती है। तो जितने भी टर्मिनोलॉजीज होगी वो इंग्लिश की मैं गुजराती बोलूंगा, जिसकी पॉसिबल है, जिसकी नहीं है उसकी हम नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली हमको ये समझना है यहाँ पर कि मैंने आपको ये समझाया कि ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट पूरा एम्बेडेड हो जाएगा इनटू द एंडोमेट्रियम। अब इसके अंदर का जो एम्ब्रियोनिकल सेल्स है, इनका ये गैस्ट्रुलेशन में जाएंगे, लेकिन गैस्ट्रुलेशन में भी जाने से पहले ये एक इवेंट परफॉर्म करते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि ये जो एम्ब्रियोनल सेल है बिफोर गैस्ट्रुलेशन, मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी है कि गैस्ट्रुलेशन इवेंट इज अ वेरी क्विक, वो झड़पी थती प्रक्रिया है, बहुत ही क्विक प्रोसेस है। तो इसमें सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होगा वो डिफिकल्ट है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गैस्ट्रुलेशन में या बिफोर गैस्ट्रुलेशन एक इवेंट होगी जिसको हम बोलेंगे बिफोर गैस्ट्रुलेशन ही है, लेकिन उसको पहले समझ लेते हैं। तो जो बिफोर मतलब के ग्रेस्टुलेशन तथा पहला, ग्रेस्टुलेशन तबक्का पहला और ग्रेस्टुलेशन स्टेज, ग्रेस्टुला स्टेज के पहले जो एक इवेंट होगी वो होती है फॉर्मेशन ऑफ, बेटा ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसको हम बोलेंगे बाय लेमिनार डिस्क। क्या बोलेंगे बेटा, बाय लेमिनार डिस्क। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क को गुजराती में बुलाई भ्रूण, अबे भ्रूण नहीं आवे, गर्भ आवशे, गर्भ तकती। तो ये पहले क्या बनेगा भाई, गर्भ तकती। और वो कितनी कैसी होती है, बाई का मतलब द्वि एंड लेमिनार मतलब स्तर, द्विस्तरीय। तो इसका मतलब हुआ कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ये हो गया अपना, ओके, ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट।
और इसी ब्लास्टोसिस्ट में ये जो विदाउट बाउंड्री वाला सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये जो लाइन जो राउंडेड है वो वाले को हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पे हमारे सेल्स होंगे, बेटा इन सेल्स को हमने क्या बोला है, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे तुमको याद रहे। तो इन सेल्स को हमने बोला था इनर सेल मास अंतःकोश समूह, और इस कैविटी को हमने बोला था ब्लास्टोसिल और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। गुजराती में कहवाय गर्भकोष्ठ गुहा। ओके, तो ये इतना पॉइंट हमारा क्लियर है। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम इस तरीके से इसको कवर अप करेगा, इस तरीके से। तो हमारा एम्ब्रियो यहाँ पर है। अब ध्यान देने वाली चीज है, और वो ये है कि ये सेल, ओके, ये सेल क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है कि इनर सेल मास क्या होगा इसका, क्योंकि इनका होता है डिफरेंशिएशन। क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट इनटू 2 layers and form embryonic disc, गुजराती में कहीशु गर्भ तकती। 2 स्तर बनावशे। डिफरेंशिएशन का मतलब होगा विभेदन। मैंने आपको बता दिया है डिफरेंशिएशन एंड विभेदन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन। मतलब ये जो ब्लैक सेल है वो डिफरेंशिएट होते हैं, और डिफरेंशिएट होने में ये बन जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम अपने डायग्राम यूज करेंगे, जो डायग्राम हमारे पास है। तो डायग्राम पहले देख लेते हैं, कहाँ पर है भाई, डाउनलोड में ये रही व्हाट्सएप इमेज। तो अपने एक काम करते हैं, अपने वर्ड फाइल में ही इसको ले, अपने बोर्ड पे ही इसको ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं। यहाँ जाएंगे इंसर्ट मेनू, पीडीएफ वर्ड डॉक्यूमेंट, नहीं सॉरी, पिक्स में जाएंगे यहाँ पर, और लाइब्रेरी इमेज, ओके डन। और यहाँ पे जाएंगे हम, वेयर इज डाउनलोड, ये रहा डाउनलोड। इसका प्रीव्यू देखना पड़ेगा ना तो। हाँ चलो, सही इमेज आ गई है, बहुत अच्छा हुआ, यही इमेज अपने को चाहिए भी। ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी करी है बेटा। ओके, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते पहले। चलिए इतना इनफ है, बहुत सही है। देखिए, तो अब अपने बता रहे हैं, ये हो गया, इसको ही हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। और मान लो कि यहाँ पे ऐसे 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 अनडिफरेंशिएटेड होगा, उसको हम बोलेंगे, इस साइड करोगे तो भी चलेगा। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सिन। सिन का मतलब ही होता है सिंसिशियम। याद है मैंने बताया था, सिंसिशियम मतलब सब जॉइंट। ओके, मल्टी सेल्यूलर। यहाँ इनमें बहुत सारे सेल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, जिससे इसकी सेल बाउंड्री नहीं होगी, तो इनको बोलेंगे सिन साइटो। ओके, और गुजराती में इसको बोल सकते हैं बहुकोश केंद्रीय, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो बेटा, ये सेल यहाँ पे लिखा है, देखो इनर सेल मास लिखा है कि नहीं लिखा है। और मैंने क्या बताया आपको कि ये जो इनर सेल मास है वो 2 लेयर में डिफरेंशिएट होंगे और एम्ब्रियोनिकल डिस्क बनाएंगे। ओके बेटा, तो ये जो इनर सेल मास है, जिन्हें गुजराती में अंतःकोश समूह कहवाय छे, तो ये जो इनर सेल मास है वो 2 लेयर में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें देखो, ये वाला जो लेयर है ना, इसको यहाँ पे बताया, क्या बताया बेटा, एपीब्लास्ट। ओके, और ये जो दिख रहे हैं ना फ्लैटेड सेल्स, इट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। ओके, तो हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, तो ये समझ में आ गया।
अब इसमें जो जो एपीब्लास्ट है ना, वो कैसे टाइप के सेल्स होते हैं, तो आपको याद रखना है एपी ब्लास्ट को हम बोलते हैं कॉलमनर कॉलमनर सेल्स। अब इसको कॉलमनर सेल्स क्यों बोलेंगे बेटा, गुजराती में कॉलमनर सेल्स को बोलेंगे स्तंभाकार कोष, स्तंभ जीव, कॉलम जैसे, उसका शेप कॉलम जैसा इलोंगेटेड है, इसलिए इसको कॉलमनर सेल्स बोला है। दूसरा भी नाम है बेटा एपीब्लास्ट का, दूसरा नाम क्या है बेटा, तो कि एपीब्लास्ट का दूसरा नाम हम उसको बोल सकते हैं प्रीमिटिव, ध्यान से सुनना बेटा, प्रीमिटिव एक्टोडर्म। ओके, गुजराती में इसको क्या बोलेंगे बेटा, तो कि प्रिमिटिव को हम बोलते हैं आदि, आदि मतलब जूनू, और प्रिमिटिव मतलब वेरी ओल्ड, सबसे पहले, फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको, और ज्यादा डेवलप नहीं है, अभी डेवलप तो होगा। ओके, अजू तो विकास पाम से, तो आदि एक्टोडर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, यस यस राइट आंसर, बाह्य गर्भ स्तर। ओके, ये याद रखना बेटा, इसको हम बोलेंगे बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य एक्टो मतलब बाह्य, गर्भ स्तर मतलब वो डम लिखा है लेकिन डम का मतलब लेयर होता है, तो एक्टोडर्म बाह्य गर्भ स्तर बोलेंगे इसको। तो एपीब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एक्टोडर्म, वो कॉलमनर होते हैं, उसको एपीब्लास्ट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा कि इनर सेल मास डिफरेंशिएट होगा एपीब्लास्ट में और किसमें, हाइपोब्लास्ट में। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन मतलब विभेदन। तो देखो यहाँ पे शेप चेंज हो गया, पहले ऐसे राउंडेड थे, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक का कॉलमनर शेप हुआ, और इनका ये जो शेप है ना बेटा, इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल। वो बड़ी बड़े लीजिए, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल प्लीज, क्यूबॉइडल बोलेंगे इसको। तो हाइपोब्लास्ट है ना, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, इनका दूसरा नाम क्या है, तो इनका दूसरा नाम है प्रिमिटिव एंडोडर्म। ओके, जो फ्यूचर में जाके एंडोडर्म ही बनता है, लेकिन प्रिमिटिव एंडोडर्म बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए बेटा, हाइपोब्लास्ट को हम प्रिमिटिव एंडोडर्म बोलेंगे, इनको एक्टोडर्म बोलेंगे, और ये कैसे होते हैं, तो कि ये होते हैं क्यूबॉइडल। अब सबको पता है बेटा, मैंने क्यूबॉइडल का शेप मतलब गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, घनाकार, घन आकार, क्यूब, क्यूब शेप। तो ये चीजें याद रखना कि एपीब्लास्ट है ना, हाइपोब्लास्ट क्या है, तो कि इन्हीं में से एम्ब्रियो बनने वाला है बेटा, इन्हीं में से एम्ब्रियो बनेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आई थिंक अभी आपको ए एंड बी दोनों डायग्राम समझ में आ गया है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, इन पूरे स्ट्रक्चर को ही हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिकल, एम्ब्रियोनिकल डिस्क। ओके, और ये जो एम्ब्रियोनिकल डिस्क होती है वो बेटा बाइलेमिनार होगी, बाइलेमिनार। मैंने बताया ना कैसे हुआ बाइलेमिनार, इसमें एक प्रिमिटिव एक्टोडर्म है और एक प्रिमिटिव एंडोडर्म। प्रिमिटिव एक्टोडर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, तो प्रिमिटिव एक्टोडर्म को हम बोलेंगे एपीब्लास्ट, एंड हाइपोब्लास्ट को हम क्या बोलेंगे, तो क्या हाइपोब्लास्ट को हम बोलेंगे क्यूबॉइडल शेप प्रिमिटिव एंडोडर्म। याद रखना क्यूबॉइडल वाला एंडोडर्म होगा और हाइपोस का नाम है। ओके, तो इस तरह से जो जो एक डिस्क बनती है इनर साइड पे, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्ब्रियोनिकल डिस्क, और वो बाइलेमिनार होगी। अभी तो देखो, अभी ग्रेस्टुलेशन का डेवलपमेंट तो आया ही नहीं है, अभी वो आएगा ग्रेस्टुलेशन का डेवलपमेंट, और देखेंगे कि ग्रेस्टुलेशन का डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब ये है ब्लास्टोसिल्स, या तो क्या बोलेंगे बेटा, कैविटी। और फोनिक्स वाली जो बुक मैंने दी है ना, उसमें गुजराती में इसको लिखा है, क्या लिखा है बेटा, गर्भकोष्ठ कोथरी गुहा। तो बच्चों, जब भी ये वाला लेक्चर अटेंड करो तो आप अपनी गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक और उसमें साथ में फिनिक्स का मॉड्यूल जो था हमारे पास, उनको लेके यूज करेंगे, फिनिक्स पब्लिकेशन। ओके बेटा, चलिए, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो ये कैविटी है। अब हम थर्ड डायग्राम, सी डायग्राम देखना है, उसमें क्या होता है, यहाँ तक की क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए। अब देखो सी वाले डायग्राम में क्या होगा, तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि बाइलेमिनार क्या होता है। अब अभी भी हमने ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट नहीं किया, ग्रेस्टुलेशन का मतलब क्या होगा वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, एक्चुअली में ग्रेस्टुलेशन में होता क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर मास सेल्स है ना, वो अपनी मूवमेंट करते हैं।
क्या करेंगे बेटा, मूवमेंट, हलन चलन। इसी मूवमेंट से क्या होगा कि आगे डेवलपमेंट होता है, और इसी को हम रेस्टू लॉ बोलते हैं। लेकिन इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग तभी समझ में आएगा जब हम ये पूरी डायग्राम डी तक का अच्छे से समझ लेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमको समझना है, सी डायग्राम को आप बेटा ध्यान से देखो। सी डायग्राम के हिसाब से, सी डायग्राम के हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट। तो जो हमारा टाइटल होगा नेक्स्ट वो होगा बेटा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक, एमनियोटिक कैविटी। अब बेटा मैं एक क्लैरिटी ये भी चाहता हूँ कि एमनियोटिक कैविटी का गुजराती क्या है वो मुझे पता नहीं है। आप फिनिक्स अपना गुजराती मीडियम का जो मॉड्यूल है जो मैंने आपको दिया है बेटा, वो मॉड्यूल में आपको देखना है, और फिर भी नहीं पता चल रहा है तो मुझे बताना। और अच्छा रहेगा कि आप उसका इंग्लिश नेम भी याद रखो। तो बेटा देखो पहले देखेंगे हम ये कि एमनियोटिक कैविटी किसको बोलेंगे। ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, आपको समझना है। पहली बात तो इस वाले सेल्स को हमने क्या बोला था, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, इस सेल्स को, हाँ सही बोल रहे हो आप, इस सेल को हमने बोला था ट्रोपो, क्या बोला था बोलो जल्दी, ट्रोफोब्लास्ट। गुजराती मीडियम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रोफोब्लास्ट को हम बोलेंगे गर्भ पोषक स्तर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये है गर्भ पोषक स्तर, और इसको हम दूसरा क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट और गर्भ पोषक स्तर है ये आ गया बेटा। अब ध्यान से सुनना है, अभी थोड़ा सा डायग्राम अपने ऊपर ले लेंगे क्योंकि इसकी जो इनिशियल स्टेजेस होगी उसी से समझना है, तो बी वाले डायग्राम में देखेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा क्या है। ओके, अब ये रहा ट्रोफोब्लास्ट, ये यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, और ये है एपीब्लास्ट। तो आपको याद रखना कि एमनियोटिक कैविटी फॉर्म, और व्हाट इज अ एमनियोटिक कैविटी, तो आपको याद रखना है बेटा कि स्पेस बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट, स्पेस बिटवीन, अवकाश, स्पेस मतलब अवकाश, जगह, तो स्पेस बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। ओके बेटा, हमने क्या बताया था एपीब्लास्ट कैसे होते हैं, कॉलमनर। ये रहे एपीब्लास्ट सेल्स, ये रहे एपीब्लास्ट सेल्स, और ये रही एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे जो दिख रही है ना। अब तुम बोलोगे यार सर आपने बोला कि स्पेस बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट तो ये रहा, तो यहाँ पे तो कोई और भी सेल है जिसका नाम क्या है बेटा, एमनियोजेनिक सेल्स। में फिर से लिखता हूँ उनको, इसका नाम क्या है बेटा, एमनियोजेनिक सेल। दिख रहा है। तो पहले ये समझो कि मानो ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये है कॉलमनर सेल, ऐसे कॉलमनर सेल्स। ये जो बीच में कैविटी है ना, वही कैविटी आगे जाके इस तरह से बनेगी, ये जो रेड रेड पॉइंट कर रहा हूं ना मैं, वैसे बनेगी। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यही था ना कि बेटा एमनियोजेनिक सेल्स क्या है। तो पहले तो एमनियोटिक कैविटी समझ में आ गया, इसमें जो डॉट डॉट डी है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड है। मतलब एमनियोटिक कैविटी में क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड होता है, फ्लूइड। और ये फ्लूइड उसको कहाँ से मिलेगा, तो ये भी याद रखना है बेटा, ये इसको ये वाला जो अपना फ्लूइड है ना, ब्लास्टोसिल्स का फ्लूइड, तो वहीं से उसको मिल जाएगा। तो ये भी याद रखना, फिल विद द एमनियोटिक फ्लूइड। अब ध्यान से देखना है। अब इसमें देखो आपको समझना ये है, थर्ड डायग्राम पे भी आ जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थर्ड पे नहीं जाएंगे, पहले फर्स्ट वाले सी वाले डायग्राम में ही देखेंगे। तो देखो ये जो सेल्स है ना जिसको हमने एमनियोजेनिक सेल्स बोले, इसको इसकी छत मान लो, रूफ, रूफ ऑफ, रूफ मतलब छत हो गई ना बेटा, तो रूफ ऑफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी, रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी। ओके, ये जो रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज फॉर्म बाय, किससे बनेगी बेटा, तो जो आंसर दिया है हमने, एम्नियोजेनिक सेल्स।
अब तुम फिर से बोलोगे सर ये सही है, लेकिन ये सेल कहाँ से आए, उड़ के आ गए क्या? बेटा उड़ के नहीं आए, इसको किसने बनाया है? तो एम्नियोजेनिक सेल्स को भी बनाया है अपने ट्रोफोब्लास्ट ने। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया? तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है उसने अपने में से ये वाले सेल्स बनाए जिसका नाम है एम्नियोजेनिक सेल्स। और फिर क्या किया कि फिर इसके और ये जो अपना एपीब्लास्ट है उसके बिटवीन जो स्पेस बचा उसमें वो कैविटी बनी, जिसको हमने क्या बोला बेटा? एमनियोटिक कैविटी। समझ में आ गया बेटा? एमनियोटिक कैविटी। तो ये क्लैरिटी रखना है, एमनियोटिक कैविटी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अब इसका क्या रोल भी है वो भी समझेंगे। रोल यही समझना है कि जब एम्ब्रियो बनेगा, इसमें से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में से एम्ब्रियो बनेगा, तो यही फ्लूइड उसको हेल्प करेगा। मैंने एक फोर्थ डायग्राम भी सेंड किया था, उसमें उसका रोल समझेंगे बेटा। तो अभी जस्ट एमनियोटिक कैविटी कैसे बना वो समझना जरूरी था, और मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक और आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए, जहां पे कंफ्यूजन है बेटा आपको पूछना है, तो ये चीज याद रखना। तो फ्लोर तो पता चल गई, चलो सॉरी फ्लोर बोला मैंने, रूफ। रूफ तो पता चल गया, एम्नियोजेनिक सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाए, इससे छत बन गई। अब छत बनी है तो फ्लोर भी बनना चाहिए। अब देखो फ्लोर किससे बनता है? फ्लोर बनेगा एपीब्लास्ट से। ये एपीब्लास्ट की जो हेड होगी ना, मतलब ये वाली बॉर्डर, एपीब्लास्ट की इस बॉर्डर से क्या बना गया? फ्लोर। तो ये हो गया फ्लोर। ओके बेटा, फ्लोर એટલે આપણે શું કહીએ છીએ ગુજરાતી મીડિયમ? ફ્લોર, ફ્લોર નું ગુજરાતી મને બી ખબર નથી યાર, બોલો આ ગુજરાતી ભૂલી ગયો બધું। ओके बेटा, तो फ्लोर, तो जिस छत भी बना दी हमने एमनियोटिक कैविटी की, और फ्लोर भी बना दिया। आपको याद रखना है कि फ्लोर किससे बनेगा? फ्लोर इज फॉर्म बाय द एपीब्लास्ट। तो आपको क्लैरिटी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। आपको याद रखना है स्पेस बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट अपने में से क्या बनाएगा? ये भी याद रखो, ये बनाएगा एमनियो एमनियोजेनिक एमनियोजेनिक सेल्स। और इस सेल से ये बनते हैं इसी में से, इसलिए स्पेस यही काउंट होगा कि ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि इसमें से ही बनेंगे ना। तो स्पेस बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट और एपीब्लास्ट इट इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी व्हिच कंटेन एमनियोटिक फ्लूइड। शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, लेकिन वो आगे डिस्कस करेंगे बेटा, कब फंक्शन क्या होगा वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों डायग्राम समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने का मतलब ये है कि जो यॉर्कसेट है, फॉर्मेशन ऑफ यॉर्कसेट, हमारा जो डी डायग्राम है ना, वही समझना है बेटा। तो डी डायग्राम का रोल क्या है उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखेंगे। चलिए ध्यान से सुनना है बेटा। ओके, तो मैंने क्या बताया था, ये वाले सेल्स को क्या बोला था बेटा? देखो, अरे सॉरी, मैंने बताया ही है, हाइपोब्लास्ट बताया कि नहीं बताया? अब ये हाइपोब्लास्ट क्या करेगा? तो ये यहाँ से डेवलपमेंट करेगा, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करेगा, और ऐसे डेवलपमेंट करके इस तरह से पूरी सी स्पेस जो ब्लास्टोसिल की थी उसको रोक लेगा, कवर कर लेगा। ओके, तो अभी इसका पहले टाइटल लिख देते बेटा। क्या लिखेंगे? डी डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा हमको? फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सेक। ओके, फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सेक। देखो मैं जितनी जितनी डायग्राम आपको भेजा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए बेटा। तो हाइपोब्लास्ट जो है बेटा, हाइपोब्लास्ट क्या करेगा? डेवलप करता है सेल्स। क्या डेवलप करेगा बेटा? सेल्स। देखो वहां पे लिखा है उस सेल्स का नाम क्या है जहां से हाइपोब्लास्ट बना है। देखो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी वो है, इस तरह से पूरी कैविटी यहाँ तक बनेगी, जो ये रही, दिख रही। इनका नाम है एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सेक। और सिंपल गुजराती लैंग्वेज में बोले ना बेटा, तो इन सेल्स के लेयर्स को और इन लेयर को हम बोलेंगे जर्दी कोष। जर्दी कोष।
या तो यॉर्क सैक सेल्स, यॉर्क सेल, सॉरी यॉर्क सैक सेल। ओके बेटा, आई होप कि आप समझ पा रहे हो अच्छे से। तो ये सेल को यॉर्क सैक बोला है, यॉर्क सैक सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक। ओके, भले एंडोडर्मल बोला है, वो वर्ड दिया है इनर साइड पे है इसीलिए। तो आपको याद रखना है कि एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक नहीं बोल सकते, तो आप सिंपल याद रखो कि यॉर्क सेल्स है वो क्या है, यॉर्क सेल्स। तो ये जो पूरी कैविटी है, अब इसको हम बोलेंगे प्राइमरी यॉर्क सैक। ओके, प्राइमरी यॉर्क सैक। प्राइमरी यॉर्क सैक को गुजराती में क्या बोलेंगे भाई, प्राथमिक जर्दी। ओके, जर्दी कोथरी। ओके, क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी यॉर्क सैक। तो बेसिकली हमको क्या पता चला, फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक जो बना है ये है फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क। तो आपको याद रखना है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक और उसकी लाइनिंग जो बनती है, वो लाइनिंग किससे बनेगी, तो आपको याद रखना है वो बनती है हाइपोब्लास्ट, और वो ऐसी स्प्रेड होगी एवी फैला से कि बद्दू ब्लास्टोसिल्स सारा, ओके बद्दू ब्लास्टोसिल्स, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, बद्दू गर्भकोष्ठ कोतरी गुहा ब्लास्टोसिल्स या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, इन पूरे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी को क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा। तो अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो ये है जहां पे मैं लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इन सबको हम क्या बोलेंगे अभी, तो इन सबको हम बोलते हैं, इन्हीं सबको बोलेंगे प्राइमरी यॉर्क सैक। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी यॉर्क सैक। आई होप कि आपको ये सारे डायग्राम समझ में आ गए हैं। प्राइमरी यॉर्क सैक डन। अब ये जितना भी आपने पढ़ा ना, इसमें आप नोट करो कि हम थे कहां पर। बेसिकली हम यहाँ पर थे कि ये हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट है, और यहाँ पे थे हमारे इनर सेल मास, ये हमारे इनर सेल मास। ओके, और इन्होंने क्या किया पहले, क्योंकि मूवमेंट किया, मूवमेंट बेटा, मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, हलन चलन। और इसने मूवमेंट किया, और मूवमेंट करके इसने पहले क्या किया, क्योंकि एम्ब्रियोनिकल डिस्क बनाई, और ब्लास्टुला डिस्क भी बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है वैसे बोलना, लेकिन वो इंटरमीडिएट फेस ऑफ ब्लास्टुला एंड ग्रेस्टुला है, तो मैं शायद नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने जैसे अभी एक स्टेटमेंट बोला ना बेटा कि ये सारी इवेंट इतनी क्विक होती है, इतनी झड़पी था, અને सीक्वेंस ने आइडेंटिफाई करवी के कई सीक्वेंस ने केवी रीते हशे, वो ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको अभी भी ऑनगोइंग रिसर्च है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं, और उसमें रिसर्च बहुत सारे हो रहे हैं। तो एम्ब्रियोनिकल डिस्क जो बनती है ना बेटा, वो बाइलेमिनार है। अब ये बाइलेमिनार डिस्क बनना मतलब वो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट बना, वो ही एपी और हाइपो बना, इसी को हम बाइलेमिनार एम्ब्रियोनिकल डिस्क बोलेंगे। अब इसमें से आगे और क्या होगा, क्योंकि और मूवमेंट होगा, चेंजेस। बेटा याद रखना बेटा, मूवमेंट क्या बोलेंगे बेटा, मूवमेंट को हम गुजराती मीडियम हलन चलन। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये जो मूवमेंट है इसमें मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स का जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है ना, अपने में से कुछ ना कुछ बनाते हैं। ओके, अभी एपी तो बनाएगा आगे, एपी क्या करेगा आगे वो देखेंगे। लेकिन हाइपोब्लास्ट ने क्या किया कि हाइपोब्लास्ट ने यॉर्क सेल्स बनाए, और यॉर्क सेल्स बना के क्या बना दिया, तो कि यॉर्क सेक बनाया, यॉर्क सेक जर्दी कोथरी, तो इसको बना दिया। ये प्राइमरी है, अभी उसमें और डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्या होगा नहीं होगा वो आगे देखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है एलेथिकल होता है, मतलब उसमें यॉर्क सेक आगे डेवलप नहीं होगा, तो इस लेवल की ही बनेगी, और फिर धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएगी। गुजराती मीडियम કે ભાઈ યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ માનવના જે ગર્ભ છે એમાં જર્દી બને છે, જર્દી કોથળી એ વધુ વિકસિત સ્વરૂપે હોતી નથી,
जीवी पक्षियों में और रेप्टाइल्स में होती है, वैसे हमारे में डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट, उसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो बेटा वो माता की तरफ से मिलता है। और कैसे मिलेगा वही देखेगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। तो बेटा यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो योग का ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि व्हाट इज ग्रेस्टुलेशन, ग्रेस्टुलेशन स्टेज में क्या हो रहा है। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है बेटा कि ग्रेस्टुलेशन स्टेज में मूवमेंट होगा, और मूवमेंट मतलब शेप चेंज होना सेल्स का। कौन से दो सेल्स का, क्योंकि एपी का और हाइपो का। और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स जो है वो अपना मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट। मैं लिख देता हूं पहले, मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये अपना शेप डिफरेंशिएट करेंगे, चेंज करेंगे। गुजराती मीडियम પોતાનો आकार बदल से आकार बदले, और जब शेप चेंज करके वो अब इन दोनों में से एपी और हाइपो, हमने एपी को क्या बोला था बेटा, एपी को हमने क्या बोला, कौन सा डम था वो, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, एक्टोडम। यस, तो एपी इज एक्टोडम, प्रिमिटिव एक्टोडम। गुजराती मीडियम हमने क्या बोला था इसको, एक्टोडम को बाह्य गर्भस्तर और हाइपो को एंडो। फिर ये दोनों का ऐसा चेंजेस होगा कि ये जो बाय है, तो बाय में से अभी वो कैसे बन जाएगी बेटा, ट्राइलेमिनार। क्या बन जाएगी, ट्राइलेमिनार। इसको बोलेंगे ट्राइलेमिनार, मतलब इसमें कितने एम्ब्रियो लेयर्स होंगे। एम्ब्रियो लेयर्स का मतलब बेटा क्या होता है बेटा, गुजराती मीडियम, गर्भ स्तर। क्या बोलेंगे इसको, गर्भ स्तर। तो आपको याद रखना है कि गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो पहले बाइलेमिनार होगा, बाई से वो ट्राइलेमिनार बनता है। बाइलेमिनार मतलब द्विस्तरीय, दो लेमिनार उसमें एक्टो और एंडो होती है। और जब डेवलपमेंट होगा दो लेमिनार बे स्तर कया छे बेटा, बाह्य गर्भ स्तर अने एंडो, ओके, अंतःगर्भ स्तर। और उसका जब डेवलपमेंट होगा तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइलेमिनार। ट्राइलेमिनार क्या होगा कि तीन लेयर बन जाएंगी, तो पहले दो थे अब तीन हो जाएंगे। तो तीन जो होंगे ना, तब इसका नाम हो जाएगा, एक होगा एंडो, एक होगा एक्टो, और एक होगा मीजो। ओके, एंडोडम, मीजोडम। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कुछ तो आप बता नहीं रहे हो, तो यही बता रहा हूँ कि ये यही ग्रेस्टुलेशन का यही तो इंट्रोडक्शन है ना बेटा, कि ग्रेस्टुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो ऐसा एम्ब्रियो है कि जिसमें एम्ब्रियोनिकल डिस्क है, और उस एम्ब्रियोनिकल डिस्क में एपी और हाइपोब्लास्ट है, जिनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट, यानी कि मॉर्फोलॉजी को हम क्या बोलेंगे बेटा, बाह्यकार, बाह्यकार हलन चलन। ये जो बाह्यकार हलन चलन हो रही है ना, इसमें वो अपना शेप, अपना आकार चेंज करेगा, और फिर वो बाई लेमिनार मतलब द्विस्तरीय में से क्या बन जाएगा बेटा, ट्राइलेमिनार। और वो हो जाएंगे एम्ब्रियोलेयर गर्भ स्तर, एंडोडम, एक्टोडम एंड मीजोडम। बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। इसी तो ग्रेस्टुला के अंदर ये तीन लेयर बनेंगे, ये आपको याद रखना है कि बेटा गैस्ट्रुला में क्या होता है, गैस्ट्रुला में ये तीन लेयर बनेंगे, जर्म लेयर बनेंगे, और इसी जर्म लेयर में से आगे डेवलपमेंट होगी, क्या बनेगा बेटा, टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज। और इसी टिश्यूज का डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा बेटा, ऑर्गन। और ऑर्गन्स डेवलप होके क्या बनेगा बेटा, तो क्या, ऑर्गन सिस्टम। और फिर उससे क्या बनेगा बेटा, एक फीटस, एक बॉडी। फीटस मतलब गुजराती में बोलेंगे बेटा भ्रूण। ऑर्गन को क्या बोलेंगे बेटा, अंग तंत्र। ऑर्गन अंग, अंग अंग। और टिश्यू मतलब पेशी। तो आगे अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि ग्रेस्टुला क्या होता है, ग्रेस्टुला में कैसे, कौन सी एम्ब्रियोनिकल मेम्ब्रेन्स, गर्भ स्तरों, फीटल मेम्ब्रेन्स, भ्रूण स्तरों वो बनेंगे। और आगे के दो डायग्राम मैंने भेजे थे, उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और आगे हम तो जैसे मैंने बोला वैसे कि ग्रेस्टुलेशन में जो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियोनिकल डिस्क बनती थी इम्प्लांटेशन के बाद, एक्टो एंड एंडोडम, प्रिमिटिव एक्टोडम और प्रिमिटिव एंडोडम, जिसको हमने बाइलेमिनार बोला, वो ट्राइलेमिनार में कन्वर्ट होगा। और ये जो उसमें क्या होता है बेटा
कि ये जो बाह्यकार हलन चलन, मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट का मतलब वो अपना शेप भी चेंज करेगा और अपनी प्लेस को भी क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि यही प्लेस से अभी एम्ब्रियो फॉर्म होगा। इसको हम रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्यों बोला बेटा, मैंने बोला था ना कि जाइगोट के बाद अभी जितने भी सेल बनेंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, चाहे वो ट्रोफोब्लास्ट के हो, चाहे वो इनर सेल मास हो, इन सबको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ओके, तो गर्भ कोषो बोलेंगे, गुजराती में गर्भ कोषो और इंग्लिश में ब्लास्टोमियर। तो इनका रीअरेंजमेंट ही हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेस्टुलेशन। ओके, और इसमें बनते हैं जर्म लेयर्स, प्राइमरी जर्म लेयर्स विच इज नोन एज एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो बेटा यहाँ तक आई थिंक आपको वो चारों डायग्राम और उसकी सीक्वेंस भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब एक और डायग्राम है जिसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेटा, और उसको भी अच्छे से समझेंगे। धीरे धीरे सीक्वेंस में अपनी डिटेल में जाना है और उसको समझना है। तो बेटा अपने फिर से एक डायग्राम ले लेते हैं, और वो डायग्राम कौन सा लेना है भाई, आई थिंक ये वाला ही है। देखते हैं कौन सा है ये। अरे नहीं, ये वाला नहीं लेना है अपने, इसको कैंसिल करते हैं। कैसे करेंगे, रुको, हाँ यहाँ से करेंगे। तो ये वाला नहीं लेना है, कौन सा वाला लेना है, और मैंने आपको सेंड किया, देखो व्हाट्सएप इमेज इसीलिए बता रहा है। और ये भी सेम होगा शायद, इसी को लेते हैं। ये रहा, यस, इस डायग्राम को हम आगे और समझे। इसके बाद वाला डायग्राम वो जो मैंने अभी डिलीट किया ना बेटा, वही वही डायग्राम। तो और आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना है, हम इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अच्छे से लेक्चर को आपको अटेंड करना है। ये 2 दिन है आपके पास, सैटरडे संडे, अच्छे से बैठो, पढ़ो, समझो। नहीं समझ में आया तो पूछो। ओके, अब ये 2 डायग्राम है। अब हमारे पास अभी जो लेटेस्ट कंडीशन है वो कंडीशन ऐसी है कि हमने एम्ब्रियोनिकल डिस्क भी बना ली, हमने एमनियोटिक कैविटी को भी एक्सप्लेन कर लिया, और हमने यॉर्क सैक को भी एक्सप्लेन कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये जैसे ए डायग्राम में जो एक्सप्लेनेशन है ना बेटा, वो होगा। तो क्या होता है, तो मैंने बताया था इसको प्राइमरी यॉर्क सैक बोलेंगे। देखो कहाँ पे लेबल किया है ना। और ये प्राइमरी यॉर्क सैक किससे बना है, किससे कवर हुआ है ये, तो ये वाले सेल्स को भी मैंने बोला था यॉर्क सेल्स बोला था। आप यॉर्क सेल याद रखना बेटा। और ये यॉर्क सेल कहाँ से फॉर्म हुए, तो मैंने ये भी बताया था कि ये हाइपोब्लास्ट में से फॉर्म हुए हैं। ये आपको पता है एपिब्लास्ट है। तो अब नेक्स्ट जो इवेंट होगी वो मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ बेटा, इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन है कि मे बी इस साल का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आए, एक्स्ट्रा डिटेलिंग हो, तो हमारा मार्क्स यहाँ से जाना नहीं चाहिए, शायद पूछ ले तो। ओके बेटा, बाकी एनसीईआरटी का तो बहुत सिंपल है और वो मैंने कवर कर लिया है। आपको यही करना है कि एनसीईआरटी पहले लाइन टू लाइन पढ़ना है, फिर ये नोट्स को भी फॉलो करना है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ, इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। अब सबको पता है सीलोम के बारे में, मेरे जो 11th वाले बच्चे हैं ना बेटा, उनको नहीं पता है शायद, तो मैं उनको बता देता हूँ। सीलोम इज अ बॉडी कैविटी। तो फ्यूचर की जो बॉडी कैविटी है वो कैविटी नहीं है ये, एक्चुअल में हम इस वर्ड को बॉडी कैविटी बोलते हैं, लेकिन ये जो कैविटी है वो दूसरी है। सिंपल आप सीलोम को ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज अ बॉडी कैविटी। तो मैं बॉडी कैविटी नहीं लिखेंगे अपने, सिर्फ कैविटी, तो सीलोम का मतलब भी कैविटी होगा बेटा। गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए कैविटी, सीलोम मतलब गुहा, गुहा मतलब स्पेस, अवकाश। ओके, तो अब देखो गुजराती मीडियम के जो नए बच्चे हैं उनको मैं जैसे समझाऊं, तो क्या मान लो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ओके, तो ये जो स्पेस है ना, इसी को हम अवकाश या सिलोम बोल सकते हैं, ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला टाइटल है बेटा हमारा कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। बेटा ध्यान से समझना है इसको, इजी है, कोई कंफ्यूजिंग जैसा है नहीं। अब मैंने जैसे बोला था, जब हमारा एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट था, तो मैंने ये बताया था कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यही सब सीन करेगा।
अभी एपी और हाइपो का भी काम होगा। एपी और हाइपो अपना एम्ब्रियो ही बनाता है। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट जो पहले क्या थे, तो पहले वो थे इनर सेल मास, जो आगे डेवलप हो गए क्या बन गए बेटा, एपी और हाइपोब्लास्ट बन गए। तो अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, इनका रोल बहुत ज्यादा है, और किसमें ज्यादा रोल है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम पढ़ेंगे, और उसके बाद डिटेलिंग समझेंगे। तो ध्यान देना है बेटा, सबसे पहले एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम। अब वो आपको ढूंढना है कहां पर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम। सबसे पहले ध्यान दो, ये रहा अपना ट्रोफोब्लास्ट, दिख रहा है सबको, ये ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ के सेल्स, ये सेल्स क्या करेंगे, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, ये डायग्राम में दिख रहा है बेटा डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा डॉट डॉट स्ट्रक्चर। तो ये जो सारे डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, इसी सेल्स को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम। बेटा गुजराती मीडियम, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाह्य, एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है गर्भ, और मीजोडर्म का मतलब होता है मध्य स्तर। तो ये मीजोडम वर्ड भले लिया है ट्रोफोब्लास्ट में से निकल रहा है, मीजोडम वो वाला मीजोडम नहीं जो जर्म डियर का है। ओके, वो उसका सिनारियो अभी बाद में आएगा। लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बोल सकते हो, चलो मीजोडम अपने यहाँ से कैंसिल कर देते, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। लेकिन इसको मीजोडम याद रखोगे तो भी चलेगा। वो अपना जो जर्म लेयर के मीजोडम है वो नहीं है, ये बनता किसमें से है, ट्रोफोब्लास्ट में से। तो मतलब कि ट्रोफोब्लास्ट किसको बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म सेल्स, जो ये डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये एरिया, इस एरिया को बनाएगा। ओके, सबको समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, मतलब ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, गिव राइज टू द मास ऑफ सेल्स। ये दिख रहा है बहुत सारे डॉट 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 डॉट, ये मास, मास का मतलब जट्टो। तो मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्यों इसको मीजोडर्म बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, मान लो ये एपिब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, इसके ये स्ट्रक्चर के बाहर की साइड है ना, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा बोला है। समझ में आ रहा है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इसीलिए बोला है बिकॉज extra embryonic mesoderm situated outside the embryonic disc। तो ये है एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये पूरे स्ट्रक्चर। तो इसके बाहर ये सारे डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्लियर हो गया बेटा सबको। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, तो ये वाला मैं थोड़ा जी चलिए, अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है वो क्या करेगा, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म डिफरेंशिएटेड, मैं गुजराती बच्चों के लिए लिख लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम को पता है डिफरेंशिएशन, विभेदन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का डिफरेंशिएशन होगा, जिसको गुजराती में हम बोलेंगे विभेदन। और इस डिफरेंशिएशन से दो टाइप के सेल बनेंगे बेटा। कौन से टाइप के, दो टाइप के सेल, ध्यान से देखना, मैं नाम लिखूंगा, आपको बी वाले डायग्राम में ढूंढना है वो कहां पर है। ओके, चलिए मैं पहला डायग्राम लिखता हूं, ध्यान, पहला नाम लिखता हूं, सॉरी, पहला नाम है सोमाटो प्लूरिक, सोमेटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। समझ में आ रहा है बेटा, सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, मतलब हमारे ये जो बहुत सारे डॉट डॉट वाले सेल्स थे ना, इनका डिफरेंशिएशन हुआ, मॉडिफिकेशन, और इनका जब मॉडिफिकेशन हुआ तो ये सेल्स क्या बन गए, एक बने सोमाटो प्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और जो दूसरे बने हैं, ओके, ये आउटर साइड पे होंगे। ये क्या है, आउटर, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा आउटर। अभी हमको देखना है बी वाले डायग्राम में देखना है। ओके बेटा, बी वाले डायग्राम में हम देखेंगे कि आउटर कौन सा, इनर कौन सा।
तो देखो बेटा, जो इनर वाले बनते हैं ना, उनका नाम यहाँ पे ढूंढ के आप बता सकते हो। ये रहा, ये है इनर, और ये बन गया आउटर। अब देखो बेटा, एक्चुअल में क्या हुआ है पता है? एक्चुअली में ये हुआ है कि यहाँ पे देखो डॉट 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 स्ट्रक्चर, जो किसके नजदीक में है? ये एम्ब्रियोनिकल डिस्क के नजदीक में है और उसके सराउंडिंग में है। इन सब को हमने क्या बोला है? क्योंकि इनका नाम क्या है बेटा? स्प्लेन स्प्लेक्नो स्प्लेक्नो प्लूरिक लिख देते हैं फिर स्प्लेक। ओके, स्प्लेनको स्प्लेंकनो, सॉरी माफी चाह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। स्प्लेंकनो प्लूरिक। ओके, प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो बेटा समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे हम? स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये रहे ये। तो मतलब ये हुआ कि ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर है, इसके बिटवीन यहाँ पे एक कैविटी फॉर्म हो गई। क्या फॉर्म हो गई बेटा? कैविटी। मतलब बहुत सारे थे ना, यहाँ देखो, मैं मान लो कि ये सारे जो मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए ना, वो क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है। बेटा गुजराती मीडियम यही शब्द मुझे पता है, इसके इंग्लिश नहीं है, क्योंकि ये इस गुजराती मीडियम में ज्यादा डिटेल में रेफरेंस नहीं, तो ये जो भी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में होगा। अब हुआ क्या है कि बीच में इस तरह से सारा स्पेस बन गया। तो ये हो गया, ये जो स्पेस बना है, ये जो ये अवकाश बने थे ना, ये जो स्पेस और अवकाश है, इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बेटा? तो क्या? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, गुजराती में गुहा, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कैविटी। तो दिख रहा है वाइड एरिया। और यहाँ पे जो सेल्स है ना, ये वाले ब्लैक ब्लैक डॉट, इसी को हमने बोला स्प्लैक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और ये जो बॉर्डर पे है, किसकी साइड पे है? टुवर्ड्स द ट्रोफोब्लास्ट। देखो ये ब्लैक लाइनिंग किसको बताया था हमने? ट्रोफोब्लास्ट को बताया था। तो ट्रोफोब्लास्ट के नजदीक वाले इन सेल्स को हमने क्या बोला है बेटा? इनको हमने बोला है सोमाटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्लियर हो गया बेटा? दोनों कैविटी आई थिंक आपको क्लियर हो गई। अब तुम बोलोगे सर इनका रोल क्या है? बेटा इनका ही रोल है प्लेसेंटा बनाने में, इन्हीं का रोल है प्लेसेंटा बनाने में। ये जब इसमें से, ये जो एम्ब्रियोनिकल डिस्क है, इसमें से जब एम्ब्रियो बनेगा, इनमें से जब एम्ब्रियो बनता है, तो ये जो एम्ब्रियो बनेगा इस एपिब्लास्ट में से और हाइपोब्लास्ट में से, जब एम्ब्रियो बनता है ना बेटा, तो ये एम्ब्रियो को ये लेयर्स और ये लेयर और एमनियोटिक कैविटी ही आगे जाके एक प्लेसेंटा फॉर्म करे। प्लेसेंटा जब दिमाग में आएगा, गुजराती में इसको जरायु बोलेंगे, वो बच्चे का घर होगा, जो माता के गर्भाशय, गर्भाशय इंग्लिश में यूट्रस, यूट्रस के अंदर एक छोटा सा नेस्ट, जिसको हम गुजराती में माड़ो कहिए, ऐसा एक छोटा सा घर बनाना, मतलब वही होता है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा बनता है दो रीजन से, एक फीटस मतलब बच्चे की साइड का घर, और दूसरा होगा माता की साइड का घर। माता की साइड के घर को हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम वाली जगह, जिसका एक और वर्ड है। ओके, प्लेसेंटा, आधा प्लेसेंटा किसका होगा बेटा? मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, माता की तरफ का एरिया, और एक होगा बच्चे की तरफ का एरिया, फिटस ऑफ फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये फ्यूचर में इसको बनाने में इनका सोमाटोप्लूरिक एंड स्प्लेक्नोप्लूरिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो इसके बाद वाली इवेंट में आपको पता चलेगा। ओके, मैं सारे सीक्वेंस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है, थोड़ा पर्सनल
अटेंशन रख के और थोड़ा अच्छे से समझ कर पढ़ोगे बेटा, समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। और नेक्स्ट, अब ये हो गया है, इसके बाद क्या होगा बेटा, कि इसके बाद ही होता है इम्पोर्टेंट फीटल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो स्प्लेक्नोप्लूरिक और सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन जो बनी है ना, ये किस में से बनी बेटा, ट्रोफोब्लास्ट में से बनी। कैसे बनी बेटा, क्योंकि ये बनाते ही पहले क्या बनाया इसने बनाया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसका डिफरेंशिएशन होके दो टाइप के सेल्स बने, अंदर की ओर जो बना इनर साइड अंदरनी बाजू ये जो बना स्प्लेक्नोप्लूरिक और सोमैटोप्लूरिक। ओके, अब क्या होगा, तो अब नेक्स्ट इवेंट होती है फॉर्मेशन ऑफ, बेटा ये याद रखना, कोरियन एंड एमनियन, कोरियन एंड एमनियन। ओके, फिर से वही वाला डायग्राम, इसी को ही समझना है, फिर से पेस्ट एंड कॉपी करना पड़ेगा, ऊपर वाले को ऊपर की जगह पे ही रखेंगे और ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, हम तो वीडियो ही बना रहे हैं ना क्या, तो उसको वहां पे इसलिए रख रहा हूँ कि शायद इसकी इमेजेस भी भेजूं मैं आपको, तो दिक्कत ना हो, तो अपने ले ही लेते, काम करते हैं ना बेटा, पिक्स सिलेक्ट ही कर लेते हैं। और कौन सा था इमेज अपना, ये वाला था शायद, हाँ यही है, यस यही है। इसी इमेज में आपको बताऊंगा मैं कोरियन क्या है और एमनियन क्या है, इसको भी अच्छे से समझना है बेटा। इसको थोड़ा साइड पे ले लेंगे तो अपने लिए व्हाइट बोर्ड की जगह मिल जाएगी समझाने के लिए। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, अब पहला है फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एमनियन। अब तुम बोलोगे सर ये सब क्या है, सर ये एमनियन क्या है, ये कोरियन क्या है, बेटा इनको एमनियन एंड कोरियन का एक दूसरा शब्द है और एक दूसरी एक्सप्लेनेशन है, जिसको हम बोलते हैं कि जब एम्ब्रियो, एक फीटस, क्या बनेगा बेटा, एक फीटस बनेगा, फीटस, एम्ब्रियो को गुजराती में बोलेंगे बेटा गर्भ, और गर्भ से ये भ्रूण बनता है ना, तो ये भ्रूण को कवर, उसको प्रोटेक्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, और मेम्ब्रेन्स को गुजराती में बोलेंगे स्तर, इन मेम्ब्रेन्स को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा फीटल मेम्ब्रेन। और ये जो एक्स्ट्रा फीटल मेम्ब्रेन है, इसमें एक मेम्ब्रेन का नाम है कोरियन और दूसरा का है एमनियन। अब गुजराती मीडियम, आपके लिए एक्स्ट्रा फीटल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाह्य भ्रूण स्तरों। हाँ बेटा, अब तुम बोलोगे सर ये एम्ब्रियो क्या हुआ, फीटस क्या हुआ, तो डिफरेंस क्या है एम्ब्रियो और फीटस में, बेटा ये याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर या फिर जो भी है, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो एम्ब्रियो होता है ना, वो 8 मंथ तक उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, और फिटस जो होता है आफ्टर 3 मंथ्स की जो बॉडी होगी, जिसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसमें उसको हम फिटस बोलते हैं। तो एम्ब्रियो ये चीज है कि जब आप कब तक का काउंट कर सकते हो, तो कि आप एम्ब्रियो को काउंट करो 8 वीक का जो एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और फीटस वो होता है कि जिसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे और वो बॉर्न नहीं हुआ है और वो स्टमक, मतलब सॉरी, गर्भाशय के और यूट्रस के अंदर होगा, उसको हम फीटस बोलेंगे। फीटस मतलब तो मशीना, तो फीटस जो होता है ना बेटा, जब फीटस को प्रोटेक्शन चाहिए, फीटस को प्रोटेक्शन चाहिए, फीटस को नरिशमेंट चाहिए, फीटस को प्रोटेक्शन मतलब रक्षण चाहिए, फीटस को पोषण चाहिए, पोषण, इसके लिए ये कोरियन का इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ये
प्लेसेंटा में विलीज बनाता है, विलीज रसांकुर। ओके, इसको हम गुजराती में गर्भ रसांकुर बोलेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉनिक विली और कोरियन विली। और कोरियन का दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले तो उसको बना लेते हैं अपने, कोरियन और एमनियन को बना लेते हैं। फिर उसका मैंने बोला ना एमनियन कैविटी और एमनियन, तो एमनियन क्या है वो भी देख लेते हैं बेटा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है बेटा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और इसी सीक्वेंस से इस वीडियो को देखते रहोगे और टॉपिक को समझते रहोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा जब आपको अंडरस्टैंड करना है तो इसी लेक्चर्स को आप अटेंड करिए, समझिए और आगे बढ़िए। अब देखो क्या होता है, तो अब इस नेक्स्ट स्टेज में ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है कोरियन और एमनियन वो बनेगी। अब तुम बोलोगे सर ये कोरियन कैसे बनेगी, तो पहले लिख देते हैं कोरियन। ओके, कोरियन कैसे बनेगी, कोरियन बनेगी जहां किसमें से, तो ये दिख रहा है सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मेसोडर्म, सॉरी इसको। और ये जो ब्लैक लाइनिंग है इसको हमने क्या बोला था बेटा, ध्यान देना, कोरियन कैसे बनेगा, कोरियन बनता है ट्रोफोब्लास्ट प्लस सोमाटोप्यूरिक, इन दोनों को मिला के कोरियन बनेगा, कोरियन कैविटी। ये कैविटी, ये फिर आगे बताऊंगा ये कैविटी आगे कैसे दिखती है, लेकिन ये यहाँ पे सर्कल दिया है ना ऐसा, ये एक सर्कल देखो, दोनों को मिला के सर्कल बना है। देखो ध्यान से देखो, डायग्राम आप देखोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। दिख रहा है यहाँ पे ये है सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स बेटा, और इन सेल्स को किसके साथ मिलाया है, देखो देखो ट्रोफोब्लास्ट ब्लैक कलर की लाइनिंग, इन दोनों पे सर्कल किया हुआ है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फ्यूचर की एक मेम्ब्रेन बन जाएगी वो, और फ्यूचर की वो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोरियन। तो आपको याद रखना है कोरियन इज फॉर्म बन से, केवी रीते बन से बेटा, तो कोरियन इज फॉर्म बाय, कोरियन कोना द्वारा बने, तो कि ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाय दिस। ओके, ट्रोफोब्लास्ट को गुजराती में क्या बोला बेटा हमने, ट्रोफोब्लास्ट को हमने बोला था गर्भ गर्भ पोषक स्तर, तो ट्रोफोब्लास्ट और गर्भ पोषक कोषों प्लस किससे बनेगा बेटा, तो के सोमाटो, आपको पता है ना सोमाटो इज क्या है, सोमाटो इज अ आउटर लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये इसका, इसमें से दो बने, एक तो सोमाटो बना और दूसरा बना ये स्प्लैक्नोप्यूरिक। तो ट्रोफोब्लास्ट और सोमाटोप्यूरिक, इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो होगा कोरियन। कोरियन, वेरी गुड, शाबाश, एक्सेलेंट। अब पता चल गया आपको कोरियन कैसे बना, ये याद रखना कि कोरियन कैसे बनता है, सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, इन दोनों को मिला के बनेगा कोरियन। अब बात करेंगे एमनियन की, एमनियन की बात करेंगे बेटा। अब आप सबको पता है एमनियन कैविटी कैसे बनी, मैंने सिखाया था कि ट्रोफोब्लास्ट में से क्या बनेगा, एमनियोजेनिक सेल, बताया था ना इससे पहले वाले डायग्राम में, देखना रिवाइंड करके, एमनियोजेनिक सेल्स मैंने लिखा था, ट्रोफोब्लास्ट में से एमनियोजेनिक सेल्स बने, उससे इसकी रूफ बनेगी और ये जो उसका फ्लोर होगा, ओके, और इसका जो फ्लोर, फ्लोर ने गुजराती में શું કહેવાય यार, મને फ्लोर ने सब गुजराती, फ्लोर ने गुजराती શું થાય, फ्लोर फ्लोर फ्लोर, એટલે ટાઇલ્સ ના થાય, તારો સીન થઈ ગયો વિડિયો में बोणियों ना, पता, चलो गुजराती मीडियम बेटा, सॉरी मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन आप याद रखना इसको फ्लोर बोलेंगे। तो फ्लोर बनता है, मैंने बताया था ना ऐसे भाई, फ्लोर बनेगा ट्रोफोब्लास्ट और इसकी जो रूफ बनेगी। अब देखो ये अंदर वाले को हमने एमनियन कैविटी बना बोला है, अब ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से। अब ये वाले डायग्राम में आ जाओ, ये वाले डायग्राम, ओके, मैंने जो जो लेबल करा जहां जहां पे मैं समझा रहा हूँ ना बेटा, उसको समझते रहना, ओके। अब एमनियन कैसे बनेगा,
तो ये जो ब्लैक लाइनिंग है ना, इसी को बोल दो बेटा पहले तो भोंयतड़िયું. ओके भाई भाई, भोंयतड़िયું बोलाई છે ગુજરાતીમાં. ओके, इसको बोलेंगे एमनियोजेनिक सेल. भाई बताया था ना एमनियोजेनिक सेल किस में से बनेगा. अरे यार बोलो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई. एमनियोजेनिक सेल बनता है ट्रोफोब्लास्ट, इसमें से बनेगा. इसमें से जब मैंने एमनियोनिक कैविटी बताई ना, क्या फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी देखो वीडियो में, उसमें से आ जाएगा तुमको. तो एमनियोजेनिक सेल्स, जो एमनियोजेनिक सेल्स होते हैं ना, ये वाले सेल बेटा, ये सेल्स है ना. अब इसके मैंने क्या बताया था, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम का जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो दो टाइप के सेल्स बनाएगा. ओके, दो टाइप का सेल. एक तो बना सोमैटिक, सोमाटोप्लूरिक, ये वाला. और इनको और ट्रोफोब्लास्ट को बना के हमने क्या बना दिया, कोरियन बना दिया. इसी तरह से ये वाले जो दिख रहे हैं ना, ये इसका नाम क्या है, स्प्लेनोप्लूरिक. इनको मिलाओ और ये अपने एमनियोजेनिक सेल को मिलाओ, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा बेटा, एमनियोन. एमनियोन बनेगा. अब ये जो लेयर है उसको एमनियोन बोलेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना. पहले लिख देते एमनियोन कैसे बनेगा. तो कि एमनियोन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो पहला सेल का नाम भाई, एमनियोजेनिक. ओके, एमनियोजेनिक सेल्स डन. और किसको मिलाएंगे उसके साथ, देखो ये सराउंडिंग वाले सेल्स का लेबल देखो कहाँ पे है. ये रहा लेबल, ये रहा, ये वाले सेल्स, ये दिख रहे हैं यहाँ पर. अब देखो इसके सर्कल को मैं ध्यान से, तुम डायग्राम में देखो, मैंने डायग्राम इसलिए अलग से भेजा है. तो ये एमनियोजेनिक सेल्स और इसके साथ में ये सेल्स कौन से बेटा, स्प्लेनोप्लूरिक. चलो मैं लिख देता हूं, स्प्लेक्नोप्लूरिक. ओके, और पूरा नाम लिखेंगे बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और मीजोडम. ये मीजोडम वो जम लेयर वाला मीजोडम नहीं है बेटा, ये क्लियर रखना दिमाग में फिट. चलिए बेटा, बहुत सही है, अच्छे से समझ में आ रहा है. ओके, तो बहुत अच्छे जा रहे हो तुम, अच्छे से समझ में भी आ रहा है आपको. और चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो अब एमनियन के बारे में भी आपको पता चल गया. किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक. अब आपको याद रखना है कि कोरियन बिकम द मेन एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा. ये तो मैंने बताया था कि यही कोरियन जो है ना, वो ही अपना प्लेसेंटा बनाएगा. तो अब पता चला आपको कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम है, ये जो सेल्स है ना बेटा, ये सेल्स, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम, इसी के दो लेयर्स और इसी के बाहर वाला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम और ट्रोफोब्लास्ट, इनको मिलके ही बनेगा कैरियन. ओके, तुम लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम कैसे बना, तो ये भी ट्रोफोब्लास्ट में ही बना. अरे तो तुम बोल सकते थे कि सर सीधे ही कुछ बन जाता ना. तो यही तो पता नहीं चल रहा है बेटा, यही पता चल जाता तो यही तो रिसर्च है. जब तुम जाओ डॉक्टर बनो फ्यूचर में और ढूंढो कि ये इतने सारे डिफरेंशिएशन क्यों हो रहे हैं. क्योंकि मैंने ये पढ़ा है ना आपको कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम कहाँ से बनता है. तो आपको मैंने बताया था कि वो ट्रोफोब्लास्ट में से बनेगा. फिर इसका ही डिफरेंशिएशन होके एक बन गया सोमैटोप्लूरिक और एक बन गया जो इनर साइड में है वो स्प्लेक्नोप्लूरिक. ये जाके एम्ब्रियन बनाया. तो कोरियन कैसे बना, तो कि सोमैटो को मिला के और ट्रोफोब्लास्ट को मिला के ये बन गया कौन सा, कि कोरियन. तो बेटा है थोड़ा सा सीक्वेंस से लिंक, लेक्चर को जुड़ के अच्छे से समझोगे तो गारंटेड समझ में आएगा सारी चीजें. ओके बेटा, चलिए वेरी गुड, बहुत सही समझ में आ रहा है आपको. अब इन दोनों का रोल क्या है, इन दोनों का रोल क्या है, कोरियन का रोल क्या है और इसका रोल क्या है. तो पहले तो फंक्शन ऑफ कोरियन. तो मेरा पहला स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला, लेटर ऑन कोरियन क्या करेगा कि कोरियन लेटर मतलब बाद में, पची,
later on chorion become the main embryonic part of प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा को क्या बताया था मैंने? बच्चे का घर। ये समझने के लिए बताया। हाँ बेटा, यूट्रस होता है वैसे तो, लेकिन घर क्यों बोला? घर इसीलिए बोला है क्योंकि ये प्लेसेंटा के अंदर ही उसको खाना मिलेगा, पीने को मिलेगा, और वो जो अपना एक्सक्रीटा यानी कि उत्सर्जन कर से मूत्र विसर्जन के मल निकाल, ये सारी प्रोसेस वो प्लेसेंटा, मतलब अपने भी ऐसे ही करते ना, अपने घर पे जाके ही वॉशरूम में जाते ना, कि किसी के घर पे जाते हो क्या तुम? खाने के लिए कहाँ जाते हो? अपने घर ही जाएंगे, किसी के घर पे नहीं जाते। तो प्लेसेंटा वो बच्चे का घर है, मतलब वो फीटस का घर है। आप ऐसे भ्रूण, तो उनका घर जो बनेगा ना, तो घर की जो मेन मटेरियल क्या है? कोरियन है। अब इस तरह से आप उसको याद रखें। अब कोरियन का दूसरा काम क्या है? तो देखो मैंने बताया ना उसको, वो घर घर का मेन पार्ट बनाने में, भाई घर का किचन ही है ये, क्योंकि कोरियन से बनती है विली। आगे बताऊंगा मैं प्लेसेंटा में विली क्या है। विली इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह की विलीज बनेगी। और ये जो विली होती है गुजराती में रसांकुर के, भाई रसांकुर, गर्भ रसांकुर। अब मैंने देखो यार अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में बहुत बार मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज विली और विली का क्या रोल है। तो अब मैं बार बार यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कि ये जो गर्भ रसांकुर और ये जो क्रॉनिक विली है, ये विली भी क्रॉनिक कोरियन से बनेगी, कोरियन मेम्ब्रेन से ही बनती है। और इन विली का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, गुजराती में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई? अभिशोषण, खुराक को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से भाई? ये जो क्रॉनिक विली है ना, ये कवर होती है एम्बिलिकल कॉर्ड से, आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये जो क्रॉनिक विली है, वो माता की ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करके इसको फीटस में लाएगा। इसको इसको कहाँ पे लाएगा बेटा? फीटस में। तो ये जो क्रॉनिक विली बनती है ना, वो फीटस को क्या प्रोवाइड करेगा? वो फीटस को प्रोवाइड करेगा फूड। कहाँ से लेगा? कि ये जो ये वाली विली है ना, ये मदर विली है। तो इनसे यहाँ से ये क्या होगा? एक्सचेंज, आपले, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में रिव्यूज होगा, फिर होगा एक्सचेंजेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस गुजराती में बोला है वायुओनी आपले। डन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी यही क्रॉनिक विली के थ्रू होता है। और क्या होगा बेटा? क्योंकि उत्सर्जन, मतलब मूत्र विसर्जन, जो भी बच्चा वो मूत्र विसर्जन नहीं करेगा अभी, तो अभी वो क्या करेगा? अपने ब्लड के अंदर बच्चे के, मतलब जो फीटस का जो बॉडी है ना, उसमें से भ्रूणનું જે શરીર છે એમાંથી જેટલો પણ કચરો બને ને કચરાને પણ इस विली के थ्रू एक्सचेंज करेगा। तो आप लिख सकते हो एक्सक्रीशन का फंक्शन भी होगा, टेम्परेचर मेंटेन करना, ये सारी चीजें इसके थ्रू, क्रॉनिक विली के थ्रू होता है। चलिए, तो दो फंक्शन मैंने बता दिए बेटा। एक तो क्या बताया मैंने कि कोरियन एक्चुअल में जो प्लेसेंटा, मतलब बच्चा जिसमें 9 महीने निकालेगा अपना, ओके, वो पूरा जो घर बनेगा वो क्रॉनिक कोरियन से बनेगा। ओके, तो ये कोरियन से बनेगा। ये चीजें तो याद रखनी है। दूसरा क्या बनेगा बेटा? इसका दूसरा फंक्शन क्या है? तो व्हीली बनाना वही हो गया, मैंने मेन फंक्शन ही बता दिया आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कोरियन का क्या है वो सुन लो। कोरियन रिलीज करता है एक एंजाइम। एक्चुअल में कोरियन की जो लेयर है ना, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि।
तो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा, ये याद रखना, HCG। इसका नाम लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है ह्यूमन, याद रखना बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, इसका शॉर्ट फॉर्म है HCG। हाँ मैंने लिखा ही है आगे, फिर भी लिख दिया मैंने, पता नहीं, देखा ही नहीं मैंने। ओके, तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। अब इस हार्मोन का रोल क्या है, पहले तो इस हार्मोन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यही आएगा कि भाई प्रेग्नेंट वुमन में ये दिखेगा, तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रसूति का, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये हार्मोन क्या होता है, तो क्या रिलीज होगा। मतलब कोई वुमन प्रेग्नेंट है, वो चेक करना है, तो आप क्या चेक करो कि उसके बॉडी में, मतलब उसकी वजाइना, सॉरी, उसके यूरिन के अंदर, सॉरी, हाँ, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इसमें ये करना है कि आपको HCG उसके यूरिन में, उसके मूत्र में, मान लो यूरिन में HCG प्रेजेंट है, तो मान लेना है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अभी जो पिल्स आती है, वो अभी जो जो स्ट्रिप आती है ना प्रेगनेंसी चेक करने की, उसमें बहुत सारी प्रेगनेंसी स्ट्रिप के किट, वो चेक करने की जो आती है ना, वो उसके बेसिस पे होती है। यूरिन सैंपल को चेक करेंगे और पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज कि ये जो हार्मोन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होगा। और ये रिलीज कहाँ से होता है, मुक्त क्या थी था, स्त्राव क्या थी पावे, क्योंकि इट इज रिलीज फ्रॉम कोरियन, ક્યાંથી સ્ત્રાવ પામે છે, कोरियन માંથી। बेटा क्लियर हो गया बेटा। तो ये तो कोरियन तभी बनेगा जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। तो फीमेल की प्रेगनेंसी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब इसमें कोरियन डेवलप होगा तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, HCG। अब वो हार्मोन जब रिलीज होगा, फीमेल जब ये हार्मोन रिलीज करती है, तो इसकी यूरिन में मात्रा को चेक करेंगे तो पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। बाकी जो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है उसमें ये हार्मोन एब्सेंट रहता है। तो बेटा ये पॉइंट आप क्लियर रखना, पहली बात तो। अब मैं ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन का रोल क्या है, बेटा ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे। और इसका रोल क्या है, पहले तो मान लो कि ये हार्मोन ड्यूरिंग प्रसूति, प्रसूति में ये, आपने एक हार्मोन पढ़ा था LH, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव, ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन, ये हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, राइट, ये रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्र पिट्यूटरी माथी। ये LH क्या करता था, कि ये LH करता था कि कॉर्पस, बे यार फिर से ल्यूटियम का स्पेलिंग, पता नहीं ल्यूटियम के साथ क्या दुश्मनी है अपनी, फिर से भूल गया, देखो मुझे याद ही नहीं रहता है ये, पता नहीं क्यों नहीं रहता है, बताओ यार स्पेलिंग का, बोलो, हाँ यस, LUT, और आगे क्या लिखेंगे, TUM, कॉर्पस लुटियम। तो हमने पढ़ा था ना, एंटीरियर पिट्यूटरी में से LH रिलीज होगा, जो कॉर्पस लुटियम फॉलिकल्स जो होगी ना, पढ़ा था ना हमने, कब होती है भाई कॉर्पस लुटियम फॉलिकल्स, जब ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर हो जाएगी ड्यू टू द ओव्यूलेशन। आफ्टर रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स दे बिकम एंड दे डिफरेंशिएटेड, मतलब ये विभेदन पाम से, बन से
कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने ऐसे बताया था, फ्लावर लाइक कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर की ल्यूटिन प्रोटीन उसमें है। इस तरीके का, तो इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये ओवरी में अंडपिंड मातु, तो ये इसका काम होता है, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। ध्यान देना बेटा। अब मैंने ये भी बता दिया था कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, वो दो चीजें करेगा। एक तो क्या करेगा बेटा, बोलो, मेंटेनेंस ऑफ, बोलो, एंडोमेट्रियम, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ये पढ़ा था हमने। दूसरा ये क्या करेगा, ये करता है कि यूट्रस, और दूसरा कहां पर, के वजाइना। दूसरा कहां पर बेटा, ये यूट्रस और वजाइना। दूसरा वजाइना, वजाइना, वजाइना। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी कि ये दो रोल करेगा। एक तो इंक्रीज करता है म्यूकस को यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के भी कौन से रीजन में, के सर्विक्स होता है म्यूकस। मैंने पढ़ा था भाई, म्यूकस को हमने क्या बोला है गुजराती में, हाँ बरोबर છે, શ્લેષ્મા કહેવાય ને। तो सर्विक्स में, यूट्रस सर्विक्स में म्यूकस की अमाउंट इंक्रीज करता है, और दूसरा कहाँ पे करेगा म्यूकस की अमाउंट इंक्रीज, बोलो, वजाइना में करता है। कहाँ पे करेगा बेटा, वजाइना। ओके, तो वजाइना में योनि मार्ग, वजाइना में म्यूकस मतलब श्लेष्माનું પ્રમાણ વધારે। ओके, ये रहा श्लेष्माનું प्रमाण। और ये, तो अब ध्यान दो, हम क्या करना है, मैंने बताया कि एलएच का काम कॉर्पस ल्यूटियम फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, जिससे वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करे, और प्रोजेस्टेरोन का काम है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। भाई एंडोमेट्रियम में ही तो क्या हुआ था बोलो, इम्प्लांटेशन। अब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हुआ है, इसका मतलब इसका मेंटेन होना जरूरी है। मानो ये नहीं होगा तो मैंने वो मिसकैरेज वाला कंसेप्ट पढ़ाया था ना, वो चीज होगी। तो इसका मतलब इसका कंटेंट मेंटेन रखना पड़ेगा, और इसका मेंटेन रखने के लिए एलएच को पूरे 9 महीने सीक्रेट होना पड़ेगा, जो होता नहीं है। मतलब एलएच पूरे 9 महीने से ब्रेन में से सीक्रेट होके कहाँ पे, तो कि यूट्रस में आता नहीं है। तो इसके बदले कौन ये काम करेगा, कि बेटा इसके बदले ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक किसका काम करेगा, एलएच का। ओके, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक मिमिक करता है, मिमिक लेकिन नकल करे छे, मिमिक एलएच। ओके, ये पॉइंट को याद रखना बेटा, ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसका मतलब ये समझ लो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एससीजी वर्क इंस्टेड ऑफ एलएच, तो ओवर द जॉब ऑफ पिट्यूटरी एलएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी लिख सकते हैं। it takes over the job of LH during pregnancy। ओके, गुजराती मीडियम अपने लिए यही स्टेटमेंट है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एलएच ની જગ્યાએ કામ કરશે ક્યારે, તો કે પ્રસૂતિ કાળમાં। क्या काम करेगा, कि जो एलएच का काम है वही काम करेगा। तो एलएच पूरे 9 महीने सीक्रेट नहीं होगा। और आपको पता है कि एंडोमेट्रियम मेंटेन होना जरूरी है, तो ही हमारा गर्भ वहां पे स्थापित रहेगा। आई होप आपको रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का रोल पता चल गया है। जो दूसरा फंक्शन हुआ
कोरियन मेम्ब्रेन का। तो ये हो गया। अब हम एमनियन कैविटी का क्या रोल है वो भी पढ़ना है हमको। ओके, एमनियन कैविटी का रोल क्या होगा। सबसे पहले तो एमनियन कैसे बना, एमनियन कैविटी कैसे बना, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब एमनियन क्या करता है, तो सबसे सिंपल आंसर है भाई, एमनियन कवर करेगा। एमनियन कवर द एमनियन कैविटी। एमनियन कैविटी, ओके। एमनियन का मतलब होता है उल्व, उल्व पटल अथवा उल्व स्तर। आई थिंक उल्व स्तर बोलते हैं इसको, और इसको बोलेंगे उल्व कोथरी। आई थिंक उल्व गुहा। कैविटी मतलब तो गुहा होता है ना। 2 मिनट गुजराती में आपको भी बता देता हूँ कि एमनियन का मतलब क्या होता है, फिर अपने ये लेक्चर को भी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो बड़ा देख लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ कहीं पे दिया हो एमनियन के बारे में। अरे यार प्रॉब्लम यही है ना, गुजराती मीडियम में कंटेंट नहीं है गुजराती में लिखा हुआ ज्यादा, दिक्कत यही है। होता तो यार लिख देते, तो यार यहाँ पे तो है नहीं है। तो एक ये चीज तो नहीं है यार यहाँ पे। तो आप आई थिंक एमनियन कैविटी को ही हम उल्व कोथरी बोलेंगे, मुझे पता है तब तक। तो और ये जो उल्व कोथरी है उसके अंदर होगा एमनियन फ्लूइड। एमनियन फ्लूइड, वो जो एमनियन फ्लूइड है उसको ही बोलेंगे हम उल्व प्रवाही। पहले इसका रोल देख लेते। देखो एक हार्मोन तो मैंने बता दिया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 2 तो मैंने बता दिए। प्रोजेस्टेरॉन होगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन को कंट्रोल रेगुलेट नियंत्रित कौन करेगा, तो उसको करेगा भाई एससीजी। एससीजी इसको कंट्रोल करेगा। ये चीज आपको एक तो याद रखना है। सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड उल्व प्रवाही का सबसे पहला रोल क्या है कि ये जो भ्रूण होता है ना, गुजराती मीडियम के लिए भ्रूण, इंग्लिश के लिए क्या होगा भाई, वो होगा फीटस। देखो इसके बाद वाली जो डायग्राम बताऊंगा ना उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का रोल भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी एमनियन और एमनियोटिक कैविटी का पढ़ा हमने, एमनियन फॉर्मेशन पढ़ा ना, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जो फीटल बॉडी होती है ना, ये फीटल बॉडी मदर की वॉर्म में होगी। अब मान लो यार, जैसे इसके बाद वाला डायग्राम ले ही लेते हैं, इसको कंसिडर कर ही लेते, लेकिन क्या है सीक्वेंस में जाना है, तो इसके बाद जर्म लेयर बनेंगे सबसे लास्ट में। अभी तो मैं यहाँ पे ही एमनियन कैविटी का बता रहा हूँ कि एमनियन कैविटी क्या करता है कि जो फीटस की जो बॉडी है, इन फीटस की बॉडी को सर्व करेगा शॉक एब्जॉर्बर की फॉर्म में। मतलब मैकेनिकल जो शॉक होते हैं या कोई भी टाइप का जो शॉक होगा, शॉक एब्जॉर्बर बोल, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अब शॉक एब्जॉर्बर को हम क्या बोलेंगे गुजराती में, देखो 2 मिनट में गूगल ट्रांसलेट में देख लेते हैं। शॉक एब्जॉर्बर, जाटका ने शोषित करी सके तेवू, और उसका गुजराती देख लेते हैं। 2 मिनट, अब मैं यहाँ पे वाइंड भी कर रहे हैं बेटा। शॉक एब्जॉर्बर, प्रघात शोषक। तो आप शॉक एब्जॉर्बर को बोलेंगे घात। घात मतलब शॉक, आघात, आघात शोषक। एब्जॉर्बर का मतलब होगा शोषक। मतलब कोई भी तरह का जो शॉक होगा, मैकेनिकल, झटको लागो, चलता चलता झटको लागो, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखो ये एमनियन एमनियन कैविटी और उसके अंदर जो एमनियन फ्लूइड है ना, उसका कंसेप्ट क्या है। मान लो एक बक्सा है, जो एक घर है प्लेसेंटा। अब इसके अंदर है बच्चा, कोई कांच की चीज रखी है, ऐसा इमेजिन कर लो बेटा, इस तरीके का। तो यहाँ पे हम देखो अपने घर पे पार्सल जो आते हैं ना, उसमें देखना ग्रास होती है, या बहुत सारा ग्रास, या क्या होंगे, पेपर होंगे, और पेपर से कवर होगा। इस ऐसा क्यों करेंगे, मान लो ये खाली बक्सा होता, इसमें कुछ स्पेस नहीं होता,
और इस तरह से ये फिट किया होता ना, तो ये यहाँ से इसको क्या लगते स्ट्राइक होता, वो एब्जॉर्ब, वो गिरता विरता या कुछ भी उसको कोई भी तरह का शॉक था ना, तो उसको डैमेज होने के चांसेस। और आफ्टर 3 मंथ तो इतना प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि इसको कुछ भी डैमेज ना हो। तो चलने के लिए अब होता है कि वो डॉक्टर प्रिकॉशंस के लिए बहुत सारी चीजें बोलता है। तो ये चीज है कि बेटा इसको मान लो यहाँ पे अपने जैसे अंडे है, देखो अंडे का ट्रैवल करते हैं ना किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या करते हैं पता है, एक डब्बा लेंगे और उसमें व्हीट भर लेंगे, गेहूं का पाउडर, जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर, तो लोट के भाई गुजराती में, और उसके अंदर अंडे फिक्स कर देते, तो उसका वो लोकेशन वहीं पे फिक्स रहे। यहीं पे एमनियन कैविटी मान लो कि यही काम करती है कि जो अपना एम्ब्रियो है ना, उस एम्ब्रियो को अब वो क्या करेगा, तो कि प्रवाही फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, जिससे वो उसको वो मैकेनिकल शॉक या कोई भी तरह का शॉक जो मिलता है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा काम क्या है, तो ये फिटस का जो बॉडी टेम्परेचर है ना, ब्रूनो बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा भाई, रेगुलेट करेगा। ओके, तो शरीरનું તાપમાન જાળવે, शरीरનું तापमान किसका भाई, फिटस की बॉडी का। हाँ भाई, फिटस की बॉडी का याद रखना, फिटस की बॉडी का है, ये क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करता है, बढ़ने भी नहीं देगा और घटने भी नहीं देगा। ये चीजें एमनियन कैविटी का है। अब मैं जो लास्ट डायग्राम जो समझाऊंगा ना, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा आपको। तो ये है एमनियन का काम। एक और भी मेम्ब्रेन होती है एलेंटॉइस करके, लेकिन एलेंटॉइस ह्यूमन में नॉन फंक्शनल होती है और ज्यादा डेवलप भी नहीं होती है, और नॉन फंक्शनल होती है, एलेंटॉइस करके आती है। वो लास्ट डायग्राम में मैं बताऊंगा एलेंटॉइस क्या होगी। तो इसके बाद जो सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी वो ट्रोफोब्लास्ट में से प्लेसेंटा की जो बॉडी बनती है वो पढ़ा। अभी भी हमारे पास जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, उसमें से एपीब्लास्ट को हमने बोला था एक्टो, और हाइपोब्लास्ट को हमने बोला था एंडोडर्म। इसी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में से एक और नया लेयर फॉर्म होगा जिसको हमने क्या बोला है, मीजोडर्म। ओके, मीजोडर्म। और इसी मीजोडर्म से एक आगे जो बनता है ब्लास्टोकोर और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, गुजराती मीडियम, हमने एपीब्लास्ट को आगे क्या बोला था बेटा, एक्टोडर्म बोला था, बाह्य गर्भ स्तर। और हाइपोब्लास्ट को हमने क्या बोला था, हाइपोब्लास्ट को हमने बोला था एंडोडर्म। यही एंडोडर्म और एक्सोडर्म मिलके बीच वाला लेयर भी बनाते हैं जिसको मेसोडर्म बोलेंगे। इसी मेसोडर्म के बीच में से स्पेस निकलेगा, तो यहाँ पे बॉडी कैविटी बनेगी। ये सारी चीजें आगे की है जो बहुत ज्यादा डिटेल में, अब इतनी भी ज्यादा डिटेल में हमको डिस्कस नहीं करना, जितना डिस्कस हमको करना था सीक्वेंस में उतना हमने किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे कि ये जो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार पीछे जाके कि हमको नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है। तो 2 मिनट रुकिए, हाँ तो यहीं पे रखेंगे। ये अब हमको डिस्कस ये करना है कि ये जो एपीब्लास्ट और ये जो हाइपोब्लास्ट है, जिसको हमने एक को एंडो बोला था, सॉरी इसको एक्टो बोला था, एक्टो, और इसको बोला था एंडोडर्म। एक्टो और एंडो, एक्टो मतलब बाह्य गर्भ स्तर, एंडो मतलब अंतः गर्भ स्तर, इन्हीं दोनों में से एक एक क्या बनेगा, क्योंकि एक और लेयर बनेगा जिसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। तो इस तरह से 3 लेयर बन गए। इस 3 लेयर वाले स्ट्रक्चर को ही हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। और गैस्ट्रुला के बाद एक कंप्लीट जर्म लेयर्स बन जाएंगी। जर्म लेयर लेकर गर्भ स्तर, एक होगा एक्टोडर्म, एक होगा मीजोडर्म, एक होगा एंडोडर्म। लेक्चर के शुरुआत में ही, सॉरी बीच में ही, मैंने अभी आपको गैस्ट्रुला स्टार्ट किया ना, वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पहले डिस्क एक्सप्लेन किया आपको, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, एमनियोटिक कैविटी एक्सप्लेन किया, फिर आपको मैंने यॉर्कशैक एक्सप्लेन किया, तब मैंने आपको उसके बाद व्हाट इज ग्रेस्टुला, तब जब मैंने समझाया तभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज एक्टोडर्म, व्हाट इज एंडोडर्म, व्हाट इज मेसोडर्म। आई होप आपको इस लेक्चर में ग्रेस्टुला के मैक्सिमम
स्टेज जिसमें कोरियन एमनियन कैसे बनती है और एससीजी का क्या फंक्शन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और भी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और भी हार्मोन है, उस हार्मोन का भी क्या रोल है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारा काम यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा और फिर हम आगे, ये अभी लेक्चर एंड पे ही है, तो ग्रेस्टुला फिनिश होगा, उसके बाद प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और पार्ट्यूरेशन की रेगुलेशन हार्मोन्स के थ्रू, क्योंकि पार्ट्यूरेशन हमने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा प्रॉपर वे में, और फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ओके, और हाँ बस यही है, सिर्फ मुझे आपको दूसरा एक लैक्टोजेंस हार्मोन आता है, वो भी रिलीज होता है फ्रॉम फेटस, और वो हार्मोन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक हाँ दूसरा जो हार्मोन है वो है ह्यूमन, आई थिंक प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो मैं लिख ही देता हूँ दूसरा एक हार्मोन कौन सा है। अब ये ह्यूमन लिख देते पहले, HPL। ओके, इसका नाम है ह्यूमन, देखो नाम से ही पता होना चाहिए क्या नाम है इसका, प्लेसेंटल, मतलब प्लेसेंटा में से रिलीज होगा, क्लियर हो गया। और नाम है इसका, हार्मोन का नाम क्या है, लैक्टोजेन। ओके, तो ये क्या करता है, तो भाई सिंपल है यार, कि इसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, इंग्लिश गुजराती दोनों में सेम नेम है, ह्यूमन का प्लेसेंटा में से रिलीज होने वाला लैक्टोजन हो। सिंपल, इसका काम ही होता है मेमोरी ग्लैंड को पहले से रेडी रखना। ओके, अब मेमोरी ग्लैंड को पहले से रेडी रखने के लिए बेटा पहले लिख देते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट, मैं लिख ही देता हूँ पूरा स्टेटमेंट, इट प्रमोट्स, फिर गुजराती मीडियम आपको भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इट प्रमोट्स मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ प्रमोट करेगा। ओके, इन प्रिपरेशन, ओके मेमोरी, इट प्रमोट मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ फॉर व्हाट, फॉर लैक्टेशन। क्योंकि भाई अभी माता बच्चे का जन्म देगी ना, तो उसके बाद उसका पहला काम यही होगा लैक्टेशन का, तो लैक्टेशन की प्रिपरेशन भी वो करने के लिए तैयार कर देगा। डन। तो इसका काम तो मैं पार्ट्यूरेशन में बताने वाला था लेकिन अभी बता दिया, क्योंकि अभी यही पढ़ रहे हैं हम। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है इसका, याद रखना बेटा, HPL, ये एल नहीं है, HPL है। तो HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का दूसरा काम है, ये माता, मदर, मैटरनल, माता के अंदर जो ग्लूकोज है, शर्करा, कौन सी शर्करा, कौन सी शुगर, ग्लूकोज, माता के ब्लड में जो प्रोटीन है और माता के अंदर जो फैट होगा, इन फैट के लेवल को क्या करेगा बेटा, रेगुलेट। तो ये दो फंक्शन याद रखना, एक तो लैक्टेशन की प्रिपरेशन और दूसरी कि मदर का जो ग्लूकोज लेवल, प्रोटीन लेवल और फैट लेवल को रेगुलेट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेट, भाई लिखो नियंत्रण। तो ये नियंत्रण गुजराती में लगता नहीं है, और बोला तेरी નથી गुजराती ने મને એવું લાગે કે ड्यूअल में पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश भी भूल जाऊंगा, गुजराती भी भूल जाऊंगा, ये हो जाएगी हालत मेरी, और हो ही गई है शायद, पता नहीं नियंत्रण कैसे लिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना बेटा। ओके, तो दो हॉर्मोन्स तो बता दिए, एक बताया मैंने HCG, दूसरा बताया कौन सा, HPL, तीसरा भी एक होगा रिलैक्सिंग, इसको पढ़ेंगे पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन में। व्हाट इज पार्ट्यूरेशन, मतलब प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा, और प्रसव प्रसव बोलेंगे, पार्ट्यूरेशन को बोलते हैं प्रसव गुजराती में। तो जब बच्चा जन्म लेगा ना तब इस हार्मोन का भी रोल होगा, तो इसको तब पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन एक तो मैंने बता दिया ना कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा ऐसा हार्मोन है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं और प्लेसेंटा में से रिलीज होंगे। भाई इसमें एक HPL भी आएगा, SCG भी आएगा, इवन रिलैक्सिन भी आता है। याद रखना बेटा, ये जो हार्मोन बोला ना मैंने प्रसव पीड़ा में, रिलैक्सिन, ये फीटस में से भी रिलीज होता है और इसको मदर की एंटीरियर, मदर की कौन सी एंटीरियर को क्या बोलेंगे गुजराती में, अग्र, और पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड ही बोलते हैं बेटा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर की नहीं, रिलेक्शन है ना, तो एंटीरियर नहीं आएगा, उसमें पोस्टीरियर आएगा। पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन है रिलैक्सिन, ये हार्मोन भी रिलीज होता है। तो देखो ये माता में से भी रिलीज होगा और फिटस में से भी होगा, लेकिन पहले फिटस में से भी होता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे भाई, नीचे में से कौन से हॉर्मोन्स होंगे जो प्लेसेंटल हॉर्मोन्स कहलाते हैं और या तो प्लेसेंटा में से रिलीज होंगे। तो भाई रिलैक्सिन को भी कंसीडर करना है, भले ही वो माता में से रिलीज हो, लेकिन जब पार्टीशन होता है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, डिलीवर होता है, तब जो पीड़ा पीड़ा होती है ना, वो रिलैक्सिन उसको इनिशिएट करता है, शुरू करता है, शुरू करे। तो रिलैक्सिन का काम भी आगे पढ़ेंगे, क्या रोल है। अभी आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। कल फिर से मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दिन है फ्राइडे 9 अक्टूबर 2021 और बजे है घड़ी में 12। तो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद, मेहनत करो, और कुछ तो बोलना नहीं है मुझे। अल्लाह हाफिज। तो स्टॉप कर देते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग